ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमर्स हिंदी माध्यम में अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 है साझेदार यानी भागीदार की निवृत्ति या मृत्यु। तो साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु क्या है? तो हमने देखा था कि प्रवेश में एक नया साझेदार आ रहा है, पर निवृत्ति या मृत्यु में क्या होता है कि समझो कि पुराने 3 साझेदार है ए, बी और सी, 3:2:1। तो समझो कि तीनों में से कोई भी निवृत्त हो सकता है अपनी मर्जी से या किसी कारण से। मृत्यु हो जाए तो निवृत्त हो जाएगा। तो समझो कि ए नाम का साझेदार है, वो निवृत्त हो जाता है, तो बी और सी ये पेढ़ी का धंधा आगे चालू रख सकते हैं और अपना नए अनुपात की गणना कर लेंगे। पर आपने ये देखा था कि प्रवेश में नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार त्याग करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि एक साझेदार निकल रहा है तो उसके हिस्से का जो भाग होता है दूसरे और तीसरे साझेदार को लाभ के रूप में मिलता है। तो प्रवेश के अंदर त्याग के भाग की गणना होती थी और निवृत्ति या मृत्यु के चैप्टर में लाभ के भाग की गणना होती है पूरे चैप्टर में, बराबर। तो हम जरा उसकी रकम प्रस्तावना समझ लेते हैं, बराबर। प्रस्तावना ये है कि साझेदार के निवृत्त होना यानी साझेदार का पेढ़ी में से निकल जाना। 1932 साझेदारी कानून अनुसार पेढ़ी में से कोई भी साझेदार अपने किसी भी कारण से पेढ़ी में से अलग हो सकता है या पेढ़ी में से निकल सकता है, और ऐसा उसका मृत्यु होने पर भी हो सकता है। कोई साझेदार का मृत्यु हो जाए तो अपने आप ही वो से साझेदारी पेढ़ी में से निकल जाता है, परंतु पेढ़ी का विसर्जन होता नहीं है। किसी एक साझेदार को निकल जाने से 2 लोग भी पेढ़ी को आगे चला सकते हैं। बाकी के साझेदार साझेदारी पेढ़ी को या व्यवसाय को चालू कर सकते हैं या चालू रख सकते हैं। इसलिए साझेदारी पेढ़ी में साझेदार की निवृत्ति के हिसाबी असर देनी पड़ती है, जिसकी निम्नानुसार परिस्थिति के रूप से पुनः रचना की जाती है। साझेदार की निवृत्ति के संजोग, साझेदार कब निवृत्त हो सकता है? तो उसमें 2 प्रकार है। एक भारतीय साझेदारी धारा अनुसार, दूसरा साझेदार के निजी कारण से स्वैच्छिक निवृत्ति। तो साझेदारी धारा अनुसार कैसे निवृत्त हो सकता है? सर्वसम्मति से। 3 साझेदार है, उसमें से एक साझेदार की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, वो अपने मन से ही बोल देता है मुझे अभी साझेदारी में काम नहीं करना है, और बाकी 2 भी सम्मत हो जाते हैं उसको निकालने के लिए, तो सर्वसम्मति से। नोटिस द्वारा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक साझेदार बाकी के 2 साझेदारों को नोटिस, कानूनी नोटिस देके भी बता सकता है कि मुझे साझेदारी में नहीं रहना है, मैं निकल जाना चाहता हूँ। ओके, करार से। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3, 4 साझेदार कोई करार पूर्ण करने के लिए 2 या 5 साल के लिए जुड़े होते हैं। जैसे कि समझो कि भाई अपने ये चाणक्यपुरी का पुल है, वो पुल बनाने के लिए 4 साझेदारों ने मिलकर एक टेंडर भरा और सरकार ने उनका टेंडर पास किया, उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये चाणक्यपुरी का पूरा ब्रिज आप बनाएंगे। तो ये ब्रिज का काम है 3 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का। 4 साल में ब्रिज का काम पूरा होता है। सरकार ये चारों की साझेदारी पेढ़ी को पैसे चुका देते हैं और 4 साझेदार अपने अपने पैसे लेके अलग हो जाते हैं करार से। यानी निश्चित करार किया होता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तब तक वो साझेदार है। 3 साल या 5 साल पूरे होते ही साझेदारी में से निकल जाता है। साझेदार का दिवालिया हो जाना। दिवालिया, आपको पता है कि कोई साझेदार 3 साझेदार में से एक दिवालिया हो जाए तो उसको अपने आप ही साझेदारी में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बाकी 2 साझेदारों के ऊपर हो सकता है। साझेदार की मृत्यु से, आपको तो पता ही कि मृत्यु कभी भी कहीं पे भी किसी की भी आ सकता है। 3 साझेदार थे, उसमें से ए नाम का साझेदार कहीं घूमने गया और उसका कार का एक्सीडेंट हो गया तो वो वहीं मर गया, तो साझेदारी पेढ़ी में से वो निकल जाएगा। पर वो निकलेगा तो उसका हिस्सा किसको मिलेगा? बाकी के 2 साझेदार को। पर बाकी के 2 साझेदारों को भी एक काम करना है। आपको याद होगा कि प्रवेश में नया साझेदार आता था तो पूंजी और ख्याति की रोक कर लाता था। तो यहाँ पर जो निवृत्ति हो रहा है या मृत्यु हो रहा है वो साझेदार को उसके बाद की पूंजी और ख्याति में भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो जब आएगा तो 2 चीज लाएगा। अभी निवृत्ति या मृत्यु यानी जा रहा है पेढ़ी में से, तो ये 2 चीज लेके जाएगा। अन्य साझेदार के द्वारा पेढ़ी में से निकाल देने पर, कोई साझेदार जानबूझकर पेढ़ी को कोई नुकसान हो ऐसे कोई ना कोई काम करता रहता है। 1 बार गलती माफ की, 2 बार बात की, 4 बार माफ की, 5 बार माफ की, पर वो सुधारने का नाम नहीं ले रहा है, तो अन्य साझेदार मिलकर भी उस साझेदार को पेढ़ी में से निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है
साझेदार के निजी कारण से स्वैच्छिक निवृत्ति। ये तो एकदम सिंपल पॉइंट है। कोई साझेदार है, अपने कोई बार निजी कारण, समझो कि 3 साझेदार थे, उसमें से एक साझेदार ने विदेश पीआर के लिए फाइल रखी थी। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंशियल वीजा। तो उसका वीजा 5 साल पहले उसने रखा था, 5 साल के बाद वीजा लग गया और वो चाहता है कि मुझे यहाँ साझेदारी में नहीं रहना है और मुझे फॉरेन चले जाना है। तो बाकी के 2 साझेदार उसको पेड़ी में से बाहर करके उसके हिसाब से बनता जो भी उसका पूंजी है या उसके हिसाब से बनती जो भी ख्याति है, वो सब अपने उसके हिस्से की रकम उसको लौटा देंगे। बराबर। अब आता है महत्वपूर्ण हिसाबी सूचना और हिसाबी असर। विद्यार्थी दाखला गिनने की ये स्टेप है। आप किताब में देखोगे तो सामने के पेज पर तीसरे नंबर का ये पॉइंट है। बराबर। तो इसमें दाखला गिनने के स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, लाभ हानि के नए अनुपात की गणना तथा चालू साझेदारों को होने वाले लाभ की गणना। नए अनुपात की गणना करो और लाभ की, मैंने बोला था निवृत्ति या मृत्युदय में लाभ ही होगा। ख्याति की हिसाबी असर की गणना, आपको याद है जब प्रवेश में हम पढ़े थे तो कोई 7 स्टेप थे ख्याति के। ख्याति की गणना के 7 स्टेप थे। यहाँ पर इतने ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही स्टेप है ख्याति की गणना के लिए। पर उसकी गणना कीजिए, उसकी रोजनामचा लिखिए और उसकी खतौनी कीजिए पूंजी खाते में। बराबर। और रोकड़ खाते में। उसके बाद आता है तीसरा, पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना। को याद होगा पुनः मूल्यांकन खाता, उधार जमा, सकदाव, संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि उधार की ओर और विरुद्ध का जमा की ओर। उसके बाद आता है एकत्रित लाभ या नुकसान को पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटना। वो तो हम प्रवेश में भी करते थे। पुराना आर्थिकता में दिया होता है, उसमें सामान्य अनामत, पूंजी अनामत, ऐसा कोई लाभ दिया होता है तो वो लाभ को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देना है। निवृत्ति या मृत्यु होने वाले साझेदार को चुकाने योग्य रकम की गणना करनी और उसको चुकाने की। आपको पता है निवृत्ति या मृत्यु में जो साझेदार निकल रहा है उसको अपने हिस्से की पूंजी और उसके हिस्से का ख्याति का भाग वो उसको हमें चुकाना पड़ेगा। नई पक्की तटपट बनानी, नई पक्की तटपट बनानी। उसके बाद आपने ये जो पहला पॉइंट सीखा था लाभ हानि के नए अनुपात की गणना, वो यहाँ पर है। आपको याद होगा प्रवेश में भी लाभ हानि के नए अनुपात की गणना की 8 रीतें थी अलग अलग। यहाँ पे सिर्फ 4 रीतें, 4 में से अभी मैंने 2 समझाई है। सबसे पहले लाभ हानि के अनुपात की गणना में 2 सूत्र याद कर लो। नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ का भाग। और लाभ का भाग का सूत्र चाहिए तो नया भाग माइनस पुराना भाग। त्याग का क्या था, पुराना माइनस नया, तो लाभ का क्या होगा, नया माइनस पुराना। उसके बाद ये पहला स्टेप हमने बोला था वो पुराने, इसके अंदर जो 4 रीत बोली थी उसमें से 2 रीत, पुराने अनुपात को नए अनुपात के रूप में चालू रखना। तो पुराना अनुपात ही है, 3 साझेदार 1 निकल जाए तो बाकी के 2 अनुपात जिसके है वही अनुपात नया अनुपात बन जाता है। इसके लिए आपको उदाहरण नंबर 1 देखना पड़ेगा किताब में। उदाहरण नंबर 1 रकम में MNO एक पीढ़ी के साझेदार है, उनके लाभ हानि का अनुपात 4:3:2 है। नीचे दिए गए संजोगों अनुसार लाभ हानि के नए अनुपात की गणना कीजिए। पहला M निवृत्त हो तो सवाल में 4:3:2/9 M निवृत्त हो तो नया अनुपात किसका होगा, N और O का। तो N और O ये 4 को निकाल दो, ऊपर क्या बचा 3:2, तो ये 3:2 ही नया अनुपात बन गया। उसके बाद N निवृत्त हो तो नया अनुपात N, अब N निवृत्त है तो M और O बचेगा, M और O, तो 4:2, 4:2 यानी 2:1। कैसे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 2 कट गया। उसके बाद O निवृत्त हो जाए, O निवृत्त हो जाए तो M और N का अनुपात आएगा 4:3, हो गया, सवाल खत्म। उसके बाद दूसरी रीत, तो चालू रहते साझेदार का लाभ का भाग दिया हो तब, तो रकम ऐसी है। इसके लिए आपको उदाहरण नंबर 3 देखना है। उदाहरण नंबर 3 के ऊपर ये टाइटल दिया है। उदाहरण नंबर 3 रकम X, Y और Z 3:2:1 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। Y साझेदार Y निवृत्त हो रहा है, बीच वाला, ये Y निवृत्त हो रहा है बीच वाला, X और Z बचेंगे। तो यहाँ पर Y निवृत्त हो रहा है, Y के भाग का, Y के लाभ का भाग में से 1/9 भाग X को और 2/9 भाग Z को मिलेगा। X और Z के लाभ हानि के नए अनुपात की गणना करें। तो यहाँ पर दाखला करने के लिए सबसे पहले नया प्रमाण, जो यहाँ पे लिखा था नया भाग, नया प्रमाण बराबर पुराना भाग प्लस लाभ का भाग।
तो x का नया प्रमाण, पुराना भाग कितना है 3/6 और उसका लाभ का भाग कितना है 1/9। तो गिनती आपको सिखाई थी 9 गुणा 6 54, 9 दिया 27, 6 कम 6 27 प्लस 6 यानी 33/54। उसके बाद z का नया अनुपात, तो पुराना क्या था उसका 1/9 और उसका लाभ का भाग z को कितना मिला है 2/9। 9 चंग 54, 9 एकम 9, 6 दूनी 12, 12 में 9 जोड़ दो तो 21/54, यानी जवाब आया 33 और 21। अब ये जो 33 21 है वो किताब के साथ मैच नहीं होगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 11 तिया 33, 7 तिया 21, 3 3 कट गए तो 11:7, 11:7 ये x और z का नया अनुपात हो गया। अब इसके बाद हम तीसरी रीत सीखेंगे। तो तीसरी रीत में यहाँ पे जो लाभ का भाग दिया है ना, उसकी जगह लाभ का अनुपात दिया है। तो अनुपात को हमें किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, भाग में। अनुपात को भाग बना दो, लाभ का भाग, फिर सवाल ऐसे ही कर देना है। ओके, तो बहुत आसान रीत है, निवृत्ति प्रवेश से बहुत आसान है और उसके दाखले भी आपको आसान लगेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी की 2 रीत हम सीखेंगे। अस्तु।